हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने कल की क्लास के अंदर टॉपिक कंप्लीट किया था। और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी वो रहेगी चोल वंश के ऊपर, कि चोल वंश से रिलेटेड जितने भी आज क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम से रिलेटेड हम उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी को यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका समय से पहले ही घर बैठे ही टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम उपाधि ग्रहण की थी? उस प्रतिहार शासक का नाम बताना है जिसने सबसे पहले उपाधि ग्रहण की थी, तो वो शासक है, इसका आंसर रहेगा वत्सराज। वत्सराज पहला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। प्रतिहार वंश का यह पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, गुज्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना थी 725 ईस्वी के अंदर की गई थी, और इसकी जो स्थापना थी वो गुजरात के अंदर की गई थी। गुजरात क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो स्थापना थी वो की थी नागभट्ट ने। नागभट्ट जो था वो प्रारंभ में एक सामंत के रूप में कार्य करता था, और इसने अपने एक वंश की स्थापना की थी 725 के अंदर गुजरात के अंदर, जिसका नाम क्या पड़ गया? गुज्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन हैं? ये जो नाटक है इसकी जो रचना थी वो शूद्रक के द्वारा की गई थी। शूद्रक का जो काल है ये आता है गुप्त वंश के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश के अंदर ये शासक, ये जो इतिहासकार है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी 16 महाजनपदों में हमने किया था, और राजस्थान का प्रमुख जनपद है ये मत्स्य जनपद। इसकी राजधानी पूछिए तो इसकी राजधानी हो जाएगी विराटनगर। विराटनगर को वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। विराटनगर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? बेराट के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं। 5वां क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के किस शासक ने कन्नौज को राजधानी बनाया था? कि उस शासक का नाम बताना है। देखो, 816 ईस्वी के अंदर प्रतिहार वंश का राजा था नागभट्ट द्वितीय। वैसे राजा तो पहले ही बन चुका था कि 816 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा घाटी के प्रदेशों पर आक्रमण किया, और इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, और कन्नौज को जीतने के बाद इसने अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कि हमने जितने भी प्रतिहार चोल वंश के अंदर राजा पढ़े हैं उन सब के अंदर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चोल वंश नहीं आएगा यहाँ पे आएगा प्रतिहार वंश। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो आ जाएगा राजा भोज। राजा भोज या फिर मिहिर भोज, ये प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राजा भोज के समय ही अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है, एक नई क्वेश्चन है कि सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था राजा भोज के या मिहिर भोज के। तो क्वेश्चन आपको पता लग गया, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो मिहिर भोज या फिर राजा भोज। ये थे आज के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम टॉपिक शुरू करेंगे हमारा चोल वंश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आपने इसको देखना है। कि जो चोल वंश की बात करें, ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश है, प्रमुख राज्य है दक्षिण भारत का। ये दक्षिण भारत के अंदर 3 प्रमुख राज्य आते हैं। एक तो आ जाएगा इसके अंदर चोल, दूसरा आ जाएगा चेर, और तीसरा आ जाएगा इसमें पांड्य। ये 3 राज्य दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य हैं। तो इन तीनों में से हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? चोल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। चोल वंश के जो राजा थे, जो शासक थे,
ये तमिल भाषा को सर्वाधिक महत्व देते थे। और तमिल भाषा के अंदर ही एक तिरुवल्लुवर नाम का व्यक्ति था जिसने कुरल नामक साहित्य की रचना की थी। ये कुरल जो है एक साहित्य है जिसकी रचना तमिल भाषा में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तिरुवल्लुवर नाम का एक तमिल इतिहासकार था जिसने इसकी रचना की थी। अब हम आगे चलते हैं कि चोल वंश का राजा था एक करिकाल। करिकाल की अगर हम बात करें तो करिकाल के द्वारा एक नगर की स्थापना की गई थी जिसका नाम है पुहार या पुगार। करिकाल ने पुहार या पुगार नामक नगर की स्थापना की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसने अपने चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो उरुगपुर से स्थानांतरित कर दी। उरुगपुर से वो कहाँ ले गया था? ये ले गया था कावेरी पत्तनम। कावेरी पत्तनम को इसने अपने नए राजधानी घोषित की थी। कावेरी पत्तनम से पूर्व राजधानी कौन सी थी? उरुगपुर थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे। करिकाल के बाद का अगला जो इसका इनके जो उत्तराधिकारी आते हैं जिसके अंदर आता है विजयालय। ये भी प्रतापी राजा होता है लेकिन इसके बारे में हमें वर्णन प्राप्त नहीं होता। और विजयालय का ही उत्तराधिकारी होता है आदित्य। आदित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे इसका शासनकाल। 880 से लेकर के 907 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश के राजा पल्लव नरेश अपराजित को युद्ध में पराजित किया था। अपराजित को इसने हरा दिया था और आदित्य जीत गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आदित्य का जो उत्तराधिकारी आता है प्रांतक प्रथम। आदित्य का उत्तराधिकारी प्रांतक प्रथम जो आदित्य के बाद के राजाओं में आता है। और ये जो प्रांतक प्रथम होता है ये पल्लवों की संपूर्ण शक्ति को ही समाप्त कर देते हैं। जो पल्लव की जो संपूर्ण शक्ति होती है उसे ही ये समाप्त कर देते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पल्लवों की शक्ति को समाप्त करने के पश्चात इनकी जो राजधानी होती है मथुरा उस पर भी अधिकार कर लेते हैं। दोबारा से देखिए इसको कि चोल वंश की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत का एक राज्य होता है। वैसे तो 3 राज्य होते हैं, चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों के अंदर चोल सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। चोल वंश के जो राजा होते हैं वो तमिल भाषा को सर्वाधिक महत्व देते हैं। और इसके अंदर एक तिरुवल्लुवर नाम का एक इतिहासकार था जिसने तमिल भाषा में कुरल साहित्य की रचना की थी। इसके अलावा चोल वंश का राजा आता है इसके अंदर करिकाल जिसने पुहार या पुगार नामक नगर की स्थापना की। और अपने साम्राज्य की राजधानी उरुगपुर से कावेरी पत्तनम ले गए। यानी कि नई राजधानी किसको बना दिया इसने? कावेरी पत्तनम को। इसके अलावा करिकाल की ही उत्तराधिकारी जिसमें विजयालय, जिसके बारे में हमें कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता, विजयालय का ही उत्तराधिकारी आता है आदित्य। आदित्य का जो शासनकाल होता है ये होता है 880 से प्रारंभ होता है और 907 ईस्वी तक चलता है। आदित्य पल्लव वंश के राजा अपराजित को युद्ध में पराजित कर देता है। और आदित्य का ही उत्तराधिकारी होता है प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम जो है वो पल्लव वंश के संपूर्ण राज्य को ही समाप्त कर देता है। इनकी जो राजधानी होती है मदुरा, इस पर अपना अधिकार कर लेता है। मदुरा पर अधिकार कौन कर लेता है? प्रांतक प्रथम कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे कि प्रांतक प्रथम के पश्चात का जो उत्तराधिकारी आता है वो आता है राजराज प्रथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये राजराज प्रथम। इसका जो शासनकाल है वो 985 में शुरू होता है और 1013 ईस्वी तक चलता है। राजराज प्रथम की बात करें तो इसने मद्रास, मैसूर, कुर्ग और श्रीलंका आदि पर विजय प्राप्त की थी। सिंहल यानी कि श्रीलंका, इन सभी पर इसने विजय प्राप्त कर ली। और संपूर्ण दक्षिण भारत का ये एक छत्र सम्राट बना था। दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट बना था। तो अपने देख सकते हैं कि ये कितना सर्वाधिक शक्तिशाली राजा होगा। और राजराज प्रथम के द्वारा अपने शासनकाल में इसने अपनी राजधानी तंजौर में, अब देखो राजधानियां बदल चुकी है यहाँ पे,
हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्रांतक प्रथम था उसने तो मदुरा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके समय जो राजधानी थी वो कावेरी पत्तनम ही रही होगी। अब कावेरी पत्तनम को राजधानी किसने बनाया था? वो बनाया था करिकाल ने। उससे पहले कावेरी पत्तनम से पहले उरुपपुर थी। जब राजराज राजा बना, शासक बना, तो इसने अपनी राजधानी किसे बना लिया? तंजौर को बना लिया। और तंजौर में इसने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। तंजौर में इसने भगवान शिव का मंदिर बनवाया, जिसे राज राजेश्वर के नाम से जाना जाता है। राज राजेश्वर या फिर इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे। राजराज प्रथम के बाद आएगा अगला राजा, महान राजा, वो आएगा राजेंद्र प्रथम। अगला राजा कौन है? राजेंद्र प्रथम है। इसका जो शासनकाल है 1016 में प्रारंभ होता है और 1044 तक चलता है। राजराज की बात करें तो इसने अपनी नौसेना की सहायता से, जो समुद्री शक्ति थी, समुद्री सेना थी, इसकी सहायता से इसने पेगू, मर्तबान और अंडमान निकोबार पर अधिकार कर लिया था। और इसके अलावा इसकी जो स्थल सेना थी उसने बंगाल और बिहार से भी संघर्ष किया और उन पर भी विजय प्राप्त की। कलिंग बंगाल से होते हुए मगध को पार करते हुए गंगा नदी के प्रदेशों तक को भी इसने जीत लिया। जब ये गंगा नदी के प्रदेशों को जब इसने जीता, तब इसने एक उपाधि ग्रहण की थी गंगे कोंड की। तब इसने गंगे कोंड की उपाधि ग्रहण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, 1016 में शासक बना था, 1044 तक इसका संपूर्ण शासनकाल रहा था। सबसे पहले इसने अपनी नौसेना की सहायता से समुद्री शक्ति के बल पर इसने पेगू, मर्तबान और अंडमान निकोबार पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा बंगाल, बिहार, मगध से होते हुए इसने गंगा नदी के प्रदेशों को भी जीत लिया और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने गंगे कोंड की उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद आता है इसका उत्तराधिकारी राजाधिराज। इसका उत्तराधिकारी आता है राजाधिराज, जो कोप्पम के युद्ध में मारा जाता है। बस इतना ही है राजाधिराज के बारे में कि जो राजाधिराज होता है ये कोप्पम के युद्ध में मारा जाता है। कोप्पम का जो युद्ध होता है राजाधिराज और चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर के साथ होता है। कोप्पम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? राजाधिराज और सोमेश्वर के मध्य हुआ, जिसमें राजाधिराज पराजित हुआ था, इसकी मृत्यु होगी और सोमेश्वर जीत गया था। इसके बाद के जो जितने भी उत्तराधिकारी हुए उन सभी के अंदर आपस में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ और इस उत्तराधिकार के संघर्ष में कुलोत्तुंग प्रथम नाम का व्यक्ति था जो विजयी हुआ था। कुलोत्तुंग प्रथम ये उत्तराधिकार संघर्ष में विजयी हुआ था और दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य में एक नए वंश की शुरुआत हुई थी और नया वंश था चोल चालुक्य वंश। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आगे। इसके अंदर आ जाएगा चोल प्रशासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे चोल प्रशासन के ऊपर। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि चोल प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उसके बारे में देखेंगे कि जो चोल प्रशासन था ये ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ग्राम पंचायत प्रणाली, जैसे आज की अगर हम बात करें हमारे पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है ग्राम पंचायत को। ये जो ग्राम पंचायत है इसका जो अधिकारी होता था इसका प्रत्येक वर्ष चुनाव किया जाता था। गांव के अधिकारी का प्रत्येक वर्ष चुनाव किया जाता था। जैसे यहाँ सरपंच का चुनाव कब होता है? प्रत्येक 5 वर्ष होता है। उसी तरह यहाँ के अधिकारी का जो चुनाव था वो प्रत्येक वर्ष किया जाता था। चोल प्रशासन की बात करें, जो संपूर्ण साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। चोल साम्राज्य जो था वो 6 प्रांतों में बंटा हुआ था और इन 6 प्रांतों को मंडलम कहते थे। मंडलम के उप विभाग कोट्टम कहलाते थे और कोट्टम के उप विभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम कहलाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है।
बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है आपने। सबसे पहले चोल साम्राज्य संपूर्ण राज्य की बात हो रही है। संपूर्ण राज्य कितने भागों में बंटा था? 6 भागों में बंटा था। उन 6 भागों को क्या कहते थे? मंडलम कहते थे। मंडलम के जो उप विभाग थे, ये जो मंडलम आगे छोटे छोटे भागों में बंटा था, उसे कोट्टम कहते थे। कोट्टम के भी उप विभाग थे, उसे नाडु, कुर्रम और ग्राम कहते थे। जैसे हमारा संपूर्ण भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ है, और जो राज्य है वो जिलों में बंटा हुआ है। जो जिले हैं, जिलों के अंदर आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था है, शहरी और ग्रामीण निकाय हैं। शहरी की बात करें जिसके अंदर नगर निगम है, नगर परिषदें हैं, नगर पालिकाएं हैं। इसके अलावा गांवों की अगर बात करें, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायतें हैं। ये सब क्या है? छोटे छोटे भागों में बंटा है, एक प्रशासनिक रूप से इन्हें छोटे भागों में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे आगे कि जो चोल वंश का जो राजा था वो जनता से जो कर वसूल करता था, वो कुल उपज का 1/6 भाग होता था। जनता से राजा के द्वारा जो कर वसूल किया जाता था वो कुल कितना होता था? 1/6 भाग होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि चोल प्रशासन के अंदर नाडु की सभा को, जो नाडु हमने पढ़ा यहाँ पे, इसकी जो सभा होती थी इसे नाटर कहते हैं। ये क्या कहलाती थी? नाटर कहलाती थी। और जो नगर की जो श्रेणियां होती थी, नगर की जो श्रेणियां होती थी उसे नगर तार कहते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आगे कि जितने भी मंडलम होते थे, हमने यहाँ देखा कि जितने भी मंडलम प्रांत थे, जितने भी मंडलम में बंटा हुआ था, प्रत्येक मंडलम को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। स्वायत्तता का मतलब आपको पता ही है, वो होती है स्वतंत्रता। स्वायत्तता का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि जो चोल राजा थे, इनके पास एक विशाल सेना भी थी, इनके पास नौसेना भी थी। और ये जनता से कितना कर वसूल किया करते थे? 1/6 भाग कर वसूल किया करते थे। ये जो कर है, या तो वो नगद रूप में होता था, या अनाज के रूप में होता था, या फिर स्वर्ण या अन्य धातु के रूप में होता था। जनता को सहूलियत दी गई थी कि वो किसी भी रूप से अपना कर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आगे चोल कला के बारे में। हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया वो सब किसके ऊपर था? चोल प्रशासन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे चोल कला के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चोल वंश के जो राजा थे, इन्होंने पल्लवों के द्वारा जो शैली प्रारंभ की गई थी, जो स्थापत्य कला की इन्होंने जो शुरुआत की थी, उन्होंने उसी को ही आगे बढ़ाया था। हमारे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था वो द्रविड़ शैली का हुआ था। अब द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली आ जाएगी इसके अंदर मंडप, दूसरा वर्गाकार विमान, मंडप आ जाएगा, वर्गाकार विमान आ जाएगा, और कलापूर्ण स्तंभ आ जाएंगे। और इसके अलावा गोपुरम, गोपुरम बोला जाता है मंदिरों के प्रवेश द्वार को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोपुरम की जो गोपुरम शैली की जो शुरुआत थी वो कहाँ प्रारंभ हुई थी? दक्षिण भारत के अंदर। किसके शासनकाल में, किस वंश के दौरान? चोल वंश के दौरान। तो गोपुरम का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं मंदिरों का प्रवेश द्वार। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उसमें क्या होता है? इसका जो प्रवेश द्वार होता है वो बड़ी ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है, निर्मित किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अपने इसके अंदर एक एग्जांपल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। हम पीछे पढ़ के भी गए हैं कि हमने पढ़ा था शिव मंदिर। और ये जो शिव मंदिर है ये है तंजौर का। जो तंजौर का जो शिव मंदिर था, इसका जो निर्माण था वो करवाया था राजराज प्रथम ने, जिसे अपने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये जो मंदिर है चोल कला का, द्रविड़ शैली का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत से उत्खनन के दौरान हमें एक नटराज शिव की कांस्य की मूर्ति भी मिली है। नटराज शिव, इसे नटराज नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो मूर्ति है जिसमें एक चित्र है जो नृत्य करते हुए दिखाई गई है, इसलिए इसे नटराज शिव की मूर्ति कहा गया है। और ये जो मूर्ति है किसकी बनी हुई है? ये है कांस्य की मूर्ति बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स,
इसके अलावा गोपुरम शैली जो थी वो इसका विकास किसके शासनकाल में हुआ था? चोल वंश के दौरान हुआ था। ये सब किसके ऊपर डिपेंड था? हमारा क्वेश्चन क्या था? चोल कला। इन सब की हमने विशेषताएं देखी कि इसकी विशेषताएं क्या होगी और इसका उदाहरण क्या क्या है। अब हम आगे बात करेंगे चोल समाज के बारे में। लास्ट टॉपिक है चोल वंश का ये, चोल समाज। ज़्यादा कुछ नहीं मिलता चोल समाज के बारे में, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है आपने कि चोल वंश के जो राजा थे वो शिव के उपासक थे। शिव के उपासक थे, यानी कि शैव धर्मानुयायी थे, शैव धर्म शिव धर्म को मानने वाले थे। और इसके अलावा हमें जो भी चोल वंश के शासनकाल से संबंधित जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों में हमें अश्वमेध यज्ञ करने के भी प्रमाण मिले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि चोल समाज के अंदर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि समाज में संपत्ति का जो अधिकार होता था वो स्त्रियों को बराबर में दिया गया था। अगर किसी राजा के व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति पर किसका अधिकार माना जाता था? स्त्री का अधिकार माना जाता था। और इसके अलावा चोल समाज में दास और देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। दास और देवदासी प्रथा इन दोनों का ही प्रचलन था चोल समाज के अंदर। सिर्फ इतना ही हमें पता है चोल समाज के बारे में, इसके अलावा और कुछ भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर हमने चोल वंश के बारे में डिस्कस किया। कल जो हमारी क्लास रहेगी जिसके अंदर हम आगे के राजाओं, आगे के वंश के बारे में करेंगे, जिसके अंदर पल्लव वंश आ जाएगा और चालुक्य वंश आ जाएगा। आज जो चोल वंश की क्लास रही थी इससे रिलेटेड कल की क्लास में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।